तो डेवलपमेंटल स्टडी थर्ड ईयर का असाइनमेंट है ये। इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं एवेल्यूएशन परफॉर्मा। सो एवेल्यूएशन परफॉर्मा की मार्किंग देख लेते हैं। अगर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप चलेंगे देन यू विल ऑब्टेन 2 मार्क्स। फिजिकल एग्जामिनेशन और असेसमेंट में क्या स्किल है आपकी, 10 मार्क्स के लिए 10 मार्क्स मिलेंगे इस पर। रिलेवेंस एंड एक्यूरेसी क्या है, डेटा जो आपने रिकॉर्ड किया है, हाउ मच इट इज़ एक्यूरेट, हाउ मच इट इज़ रिलेवेंट, उसके लिए 5 मार्क्स। एंड इंटरप्रिटेशन, नीड्स, बच्चे की नीड्स जो हैं उसको आप किस तरीके से इंटरप्रेट कर पा रहे हो, उस बेसिस पे आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। एंड देन बिब्लियोग्राफी के मिलेंगे आपको 3 मार्क्स। तो ओवरऑल 25 मार्क्स का ये असाइनमेंट हो जाता है। डेवलपमेंटल स्टडी जो कि बच्चे की ग्रोथ के बारे में बताएगा, ग्रोथ का असेसमेंट है पूरा। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स चेक करने हैं आपको। और इस तरीके से ये हो गई हमारी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात। अब देखते हैं आगे। सो यहाँ पे कुछ हेडिंग्स इंक्लूड की जाएंगी इस असाइनमेंट को बनाने के लिए। सबसे पहले आपको जरूरी है आइडेंटिफिकेशन, डेटा कलेक्ट करना। पेशेंट मतलब यहाँ पे जो चाइल्ड है, पीडियाट्रिक पेशेंट जो है उसके डेटा, आपको रिलेवेंट डेटा जिससे कि आप उसका आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान कर पाओ, वो ज़रूरी है। उसके लिए कौन कौन सा डेटा, कौन कौन सी चीज़ें आप उस बच्चे से पूछोगे, उसका नेम, एज, सेक्स, डेट ऑफ एडमिशन, क्या डायग्नोसिस बनी है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ डायग्नोसिस है डायरिया की। ओके, टाइप ऑफ डिलीवरी कैसी थी, डिलीवरी का प्लेस जो भी हॉस्पिटल रहा वो, कोई भी प्रॉब्लम आई बर्थ के टाइम पे तो नहीं आई है इसलिए नो लिखा गया है। ऑर्डर ऑफ बर्थ, कौन से नंबर का बेबी है वो, कौन सा नंबर का बच्चा है, तो वो लिखना है ऑर्डर ऑफ बर्थ में। सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन डेटा रिगार्डिंग दैट चाइल्ड। ओके, नाउ वी विल कलेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड कंपैरिजन विद नॉर्मल। सो व्हाट इज दिस, देख लेते हैं। ओके, सो यू कैन सी टेबल, एक टेबल बनानी है जिसमें कि बच्चे के जो चाइल्ड है आपका, जो पेशेंट है आपका, उसके एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स लिखे गए हैं और साथ में उसको नॉर्मल फाइंडिंग्स जो हैं उससे कंपेयर किया गया है। सो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उस बच्चे की ग्रोथ के रिगार्डिंग आपको यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि उस बच्चे का वेट क्या है, हाइट क्या है, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस, मिड आर्म एंड ये क्या है, डेंटिशन, मतलब ये जो कितने टीथ हैं उसके अभी, है ना। सो यहाँ पे उस चाइल्ड की फाइंडिंग्स लिखनी है आपको कि उस बच्चे के अंदर आपने जब मेज़र किया तब क्या मिला। और यहाँ पे आएंगी जो नॉर्मल वैल्यू होती है, जैसे कि अगर यहाँ पे बेबी है 10 to 14 kg का, तो उसकी हाइट कितनी रहेगी, उसका चेस्ट सर्कमफ्रेंस, हेड सर्कमफ्रेंस कितना रहेगा, ये सारी फाइंडिंग्स आएंगी। ओके, next you will see milestones of development. This is very important for a child, क्योंकि developmental milestone से आपको पता चल जाता है कि किसी भी तरह की कहीं कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है बच्चे में। क्योंकि अगर आप देखते हो, जैसा कि आप जानते हो कि अगर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स डिलेड होते हैं, जिनमें सस्टेन्ड होते हैं, टाइम से पहले आ जाते हैं या टाइम के बाद आते हैं, तो वो कुछ ना कुछ मेजर फाइंडिंग्स को इंडिकेट कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ न्यूरोमोटर प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स लिखने हैं, उस बच्चे में वो टाइमिंग क्या है आने का वो लिखना है, एंड देन ऑफकोर्स नॉर्मल से कंपेयर करना है जिससे कि पता चल सके कि डिलेड है, अर्ली है या ऑन टाइम है। सो यहाँ पे काफ़ी सारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स दे रखे हैं, लाइन टू लाइन, फ्रॉम बर्थ टू टिल दैट एज, जितना एज का आपका बेबी है। सो रिस्पॉन्सिव स्माइल आपको देखने को इस बच्चे में देखने को मिली है 6 वीक्स पे, और कंपैरिजन किया जाता है नॉर्मल से, तो नॉर्मली ये 6 to 8 वीक्स में नॉर्मल बच्चे में देखने को मिलती है। सो यानी कि ये फाइंडिंग नॉर्मल हो गई। ठीक है, रिस्पॉन्सिव स्माइल का मतलब ये है कि बच्चा आपको देखते ही रिस्पॉन्स में स्माइल देता है, स्माइल करोगे आप वो भी स्माइल करेगा। ठीक है, देन रिस्पॉन्स टू साउंड सुन के रिस्पॉन्ड करना। ओके, ये उस बच्चे में 1.5 मंथ पे देखने को मिला है, और ये नॉर्मली भी 1 to 2 मंथ में देखने को मिलता है, तो ये भी नॉर्मल हो गया है। तो अगर माइलस्टोन्स का टाइम 1-2 महीने ऊपर नीचे है दैट इज़ नॉर्मल, लेकिन कुछ ज़्यादा ही महीने तक सस्टेन्ड है तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। देन हेड कंट्रोल नॉर्मली 3 मंथ्स में आ जाता है, तो यहाँ पे बेबी में भी 3 मंथ्स में आ गया है। देन ग्रास्पिंग द ऑब्जेक्ट्स, ये 5 मंथ आया है और ये नॉर्मल है क्योंकि यहाँ ये भी 5 to 6 मंथ पे आता है। तो इस तरीके से आपको एक एक करके सारे माइलस्टोन्स जो भी आपने पढ़े होंगे अपनी बुक में पीडियाट्रिक्स में, वो सारे लिखने हैं 1 by 1। जो भी आप चाइल्ड में नोटिस करोगे, उसकी मदर से हिस्ट्री लोगे, पूछोगे सारे कि कौन कौन से टाइम तक, कब तक कौन कौन सा माइलस्टोन आया था, और जो माइलस्टोन डिसअपियर होने थे वो कौन कौन से टाइम पर डिसअपियर हुए थे। ओके, तो इस तरीके से फिर आप कंपैरिजन कर सकते हो नॉर्मल से।
देन दिस इज योर सोशल, इमोशनल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट भी काफ़ी सारे टाइप के होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कैसा है, बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसा है। लैंग्वेज डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जिससे कि उसकी इंटेलेक्चुअल स्किल्स का पता चले। और लैंग्वेज भी हमारे पास दो तरह की होती है, एक रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है, रिसेप्टिव, और एक होती है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। ठीक है, रिसेप्टिव में वो बच्चा क्या क्या सुन रहा है और एक्सप्रेसिव में कितना कुछ अपने मुंह से बोल पा रहा है। तो मतलब एक मज़ेदार सी बात है कि बच्चे की जो रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है वो 10 टाइम्स मोर होती है देन दी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। रिसेप्टिव मोर दैन दी एक्सप्रेसिव। इसका क्या मतलब हुआ कि बच्चा 10 गुना ज़्यादा बातों को, वर्ड्स को समझ सकता है बोलने से ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा समझ सकता है, उसके समझ में ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा लैंग्वेज का। नाउ अब आपको यहाँ पे सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट्स के जो माइलस्टोन्स हैं वो सारे मेंशन करने हैं। देन अगेन वही चलेगा फॉर्मेट कि चाइल्ड में बताना है, चाइल्ड में क्या क्या टाइमिंग रहा है, एंड देन कंपेयर करना है नॉर्मल से। सो यहाँ पे कौन कौन से माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे रिस्पॉन्स टू क्लोजनेस when held, smiles in recognition, recognize mother, coos and gurgles seated before a mirror। तो ये सारे के सारे आप देख लोगे एक एक करके। तो इस सबको आपको मेंशन करना है अपने चाइल्ड के अकॉर्डिंग, अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग। ओके, तो मैं रीड कर देती हूँ एक एक करके। रिस्पॉन्स टू क्लोजनेस, स्माइल्स इन रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइज मदर, मदर को कब पहचानना शुरू किया, कूस एंड गर्गल्स। कूस मतलब वॉवल साउंड में, जिसमें आ ऊ बच्चा ये सब बोलना शुरू करता है। सिटेड बिफोर अ मिरर, अपनी इमेज को पहचानना शुरू करता है मिरर के आगे बैठ के। डिस्क्रिमिनेट स्ट्रेंजर्स, मतलब स्ट्रेंजर्स कौन है और अपने उसके क्लोज लोग कौन है, वो डिस्क्रिमिनेट कर पाता है, पहचान पाता है इस चीज़ को। इसीलिए उस वक्त स्ट्रेंजर एंजाइटी जो बच्चों में देखने को मिलती है, इसीलिए देखने को मिलती है क्योंकि उनको पता चलने लगता है कि स्ट्रेंजर्स कौन है ना। तो ये नॉर्मली 7 to 8 मंथ्स में ये आने लगता है, स्ट्रेंजर डिस्क्रिमिनेशन करना। देन वांट्स मोर देन वन टू प्ले, एक से ज़्यादा लोग चाहिए उसे खेलने के लिए। सेस मम्मा पापा, मम्मा पापा कब से कहने लगता है, उसका टाइमिंग दे रखा है। देन रिस्पॉन्स टू नेम, नेम को अपने से उसका जो भी नाम है, सपोज बच्चे का नाम है किट्टू, तो किट्टू बोलोगे तो वो सुनेगा। देन दिस इज रिस्पॉन्डिंग टू नेम, ये कब से आती है उसका टाइमिंग बता रखा है और उस बच्चे में कब तक है। ठीक है, देन इंक्रीजिंगली डिमांडिंग ऑफर्स चीक्स टू बी किस, कब अपना गाल देगा किस कराने के लिए। कैन स्पीक सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड कब से बोलने लगा। प्रोनाउंस कब से यूज़ करने लगा बच्चा, जैसे कि मैं, मेरा, तेरा, ये सब। आस्क फॉर फूड, फूड, ड्रिंक्स, ये सब खाने के लिए, पीने के लिए। ही कैन टेल नाउ। प्लेस विद डॉल, कब से वो डॉल्स के साथ खेलने का टाइमिंग जो है वो। ठीक है, देन गिव्स फुल नेम, पूरा नाम कब से लेने लगा। देन कैन हेल्प पुट थिंग्स अवे, अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन बॉय एंड गर्ल, वॉश हिज हैंड, फीड हिमसेल्फ हरसेल्फ, कब से खिलाने लगा अपने आप को। रिपीट्स विद द नंबर, अंडरस्टैंड बिहाइंड, इनसाइड, आउटसाइड, ड्रेसेस एंड अनड्रेसेस। ये हो गए सारे आपके सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड लैंग्वेज। देन प्ले हैबिट्स, प्ले हैबिट्स भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जानना बच्चे की। सो यहाँ पे फेवरेट टॉय सुरेंद्र का एक बॉल है, तो यहाँ पे लिखना है दैट कि कौन सा फेवरेट टॉय है, किस तरीके से वो खेलता है और उसे किस किस साथ खेलना पसंद है, ये सब प्ले हैबिट्स में आएगा। So he plays with ball along with his elder brother. He always play with his brother by running here and there and pressing ball. He plays hide and seek with his brother and he never plays alone. कभी अकेला नहीं खेलता। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन देगा। प्ले हैबिट्स जो हैं वो भी बताते हैं कि बच्चे को किस तरह के गेम पसंद है। अगर वो अकेले खेलता है इसका मतलब वो आइसोलेट रहना पसंद करता है। अगर सबके साथ मिंगल होकर खेल रहा है देन उसका सोशल डेवलपमेंट ठीक हो रहा है एक तरीके से। देन टॉयलेट ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग की आपको सारी हिस्ट्री लेनी है। तो सुरेंद्र यहाँ पर ट्रेंड हो चुका है बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल के लिए, और जब वो 17 मंथ्स का था तभी वो अपने पैंट्स वगैरह रिमूव करके आसानी से टॉयलेट को यूज़ करने लगा था। तो ही रिमूव हिज पैंट्स कम्प्लीटली सिंस ही वॉज 20 मंथ्स ओल्ड। ही यूजेस टॉयलेट फॉर यूरिनेशन एंड डेफिकेशन। एंड न्यूट्रिशन के बारे में आपको पूछना है, बच्चे का न्यूट्रिशन कैसा था। सो वीनिंग प्रॉब्लम्स आई थी क्या, ब्रेस्ट फीडिंग कब तक की थी, कब तक नहीं की थी। तो ये सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है जो उसके न्यूट्रिशनल पैटर्न के बारे में बताएंगे। एंड अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, उसका ग्रोथ असेसमेंट कर रहे हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट असेसमेंट कर रहे हैं। सो न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर टू असेस। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि उसकी ब्रेस्ट फीडिंग कब तक कराई गई थी। सो यहाँ पे उसकी ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप की गई थी जब वो 1 साल का हो गया, तब
स्टॉप कर दी गई थी जब वो 1 साल 7 महीने का हो गया था। देन वीनिंग स्टार्ट हुई थी जब वो 6 महीने का था, तब वीनिंग शुरू कर दी गई थी। वीनिंग क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फूड जो आप मिल्क के साथ साथ देना शुरू करते हो बच्चे को आफ्टर 6 मंथ्स फॉर हर अकॉर्डिंग टू हर ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स। तो ठीक है, तो यहाँ पे वीनिंग में कौन कौन सा फूड इंक्लूड है वो भी आप पूछोगे, जैसे मिल्क है, फ्रूट है, ऑरेंज, पोमेग्रेनेट, राइस, रोटी। और वीनिंग प्रॉब्लम्स आई थी क्या कोई? तो वीनिंग प्रॉब्लम लाइक रिड्यूस अमाउंट ऑफ फूड एंड फ्रूट्स ले रहा था वो, टेक मिल्क एंड बिस्किट मेनली, ईट अदर वीनिंग डाइट रिलेक्टेंटली। सो ये सब आपको मेंशन करना है। देन व्हाट इज़ हिज मील पैटर्न एट होम, क्या क्या खाता है, ब्रेकफास्ट में क्या लेता है, लंच में क्या लेता है, डिनर में क्या लेता है, स्नैक्स क्या रहते हैं उसके, वो सब आपको मेंशन करना है। देन इम्यूनाइजेशन स्टेटस ऑफ एंड शेड्यूल ऑफ कंप्लीशन ऑफ इम्यूनाइजेशन। सो इम्यूनाइजेशन स्टेटस में आपको इफ़ यू नो वेरी वेल कि इम्यूनाइजेशन स्टेटस में आपको जितने भी उसके वैक्सीन्स उसके कंप्लीट हो चुके हैं, लग चुके हैं, वो सारे वैक्सीन मेंशन करने हैं, किस एज पे लगे हैं, क्या डोज गया है, किस रूट से गए हैं एंड क्या अमाउंट है। सो इसके लिए आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा मिसिंग है या कौन से सारे के सारे कंप्लीट हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग बेबी के वैक्सीन या नहीं। देन स्लीप पैटर्न पूछोगे आप, क्योंकि स्लीप पैटर्न भी इंडिकेट करेगा बच्चे की हेल्थ का वन ऑफ द मेजर डिटर्मिनेंट है स्लीप ऑल्सो। सो स्लीप पैटर्न में वो कितने घंटे की स्लीप लेता है, दिन में नैप्स कैसे लेता है, रात में उसकी स्लीप कैसी रहती है, ठीक है। एंड कोई स्लीप प्रॉब्लम है स्पेसिफिक तो वो मेंशन करनी है। देन स्कूलिंग उसकी 22 मंथ्स ओल्ड है अभी हमारा सुरेंद्र, सो ही इज़ नॉट अटेंडिंग एनी स्कूल, यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं होता उस पर। एंड देन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप कैसी है ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट की बात आ जाती है कि बच्चे का वो सब डिपेंड करता है उसकी रिलेशनशिप विद दी पेरेंट पे, ठीक है। सो मदर कैसी है, मदर पूरा टाइम स्पेंड करती है या नहीं, फादर पूरा टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब जितना हो सकता है, क्योंकि एज अ वर्किंग फादर तो मॉर्निंग और इवनिंग ही स्पेंड कर पाएंगे, तो वो सारा लिखना है, ठीक है। एंड देन पेरेंट्रल रिएक्शन टू इलनेस, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जब भी इलनेस का पता चलेगा, हॉस्पिटलाइजेशन होगा बेबी का, तो पेरेंटल रिएक्शन कैसा है वो भी आपको ऑब्जर्व करके लिखना है। तो यहाँ पे पेरेंट्स वरीड एंड एंशियस थे उसके, एज ही इज हैविंग डायरिया फ्रॉम 5 to 6 days एंड ही इज पासिंग 6 to 7 लूज स्टूल्स अ डे एंड नॉट हैविंग फूड। एंड उसकी सारी इन्वेस्टिगेशंस वगैरह की वजह से, उसको जो भी डिवाइसेस लग रही हैं, कैनुला लग रहा है, उसकी वजह से ऑफकोर्स पेरेंट्स में एंजाइटी देखने को मिलती है। सो एट द सेम टाइम दे आर रिलीव्ड एज ही इज़ गेटिंग वेल। वो थोड़े से मतलब कि थोड़े चिंता मुक्त भी थे, क्योंकि वो बच्चा थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करा था, रिकवर करा था। तो यहाँ पे पेरेंट्स का जो रिएक्शन था काफ़ी हद तक हम कहेंगे कि नॉर्मल था, क्योंकि वो एंजाइटी अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटलाइजेशन देखने को मिली एंड देन रिकवरी पे रिलीफ देखने को मिला। बट कहीं कहीं पे पेरेंटल रिएक्शन अलग भी हो सकता है, तो वो आपको नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। देन चाइल्ड रिएक्शन टू द इलनेस एंड हॉस्पिटल टीम, चाइल्ड का कैसा रिएक्शन था, ठीक है, तो वो सब लिखना है। चाइल्ड वॉज हैविंग फियर टूवर्ड्स द डॉक्टर एंड स्टाफ एंड ही इज़ नॉट टेकिंग फूड ड्यू टू द इलनेस, ही इज़ प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रन इन दी वार्ड। तो ये सारा हो गया उसका रिएक्शन। एंड देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स ऑन प्रायोरिटी, उसकी नीड्स का आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है, एंड प्रायोरिटी सेट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल डायरिया है, तो डायरिया के लिए आप क्या करने वाले हो, और ORS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन एंटीबायोटिक्स इफ़ एनी इन्फेक्शन इज़ देयर, टैबलेट जिंक। एंड देन फॉर वॉमिटिंग ऑन्टासेट्रॉन चली थी उसकी, और उसका NSIV चला था। देन न्यूट्रिशन में हेल्दी न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट दी थी उसको, जिसमें लो फाइबर डाइट आई थी। एंड इफेक्टिव प्ले भी उसको इफेक्टिव प्ले दिया गया था, सो दैट वो अच्छे से एडजस्टमेंट कर सके इन्वायरमेंट की। सो ये हो गया सुरेंद्र के बारे में सारा कुछ, जो आपने उसके डेवलपमेंटल स्टडी के अंदर असेसमेंट करते हुए जाना समझा। एंड देन कंक्लूजन कि हमारा सुरेंद्र 22 month ओल्ड मेल चाइल्ड वॉज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक वार्ड, और उसकी चीफ कंप्लेंट क्या थी वो लिख दी। एंड देन उसको डायग्नोसिस उसकी क्या बनी वो लिख दी, ही वॉज डायग्नोस्ड विद एक्यूट डायरिया। एंड देन उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल पैटर्न असेसमेंट रिवील्ड कि सारा कुछ उसके माइलस्टोन्स वगैरह सब नॉर्मल हैं
अप्रोप्रिएट टाइम पे उसने अचीव किए थे। तो ये हो गया आपका सिंपल सा कॉन्क्लूजन एक नॉर्मल चाइल्ड का। देन बिब्लियोग्राफी की कहाँ कहाँ से आपने कौन कौन सी हेल्प ली, किन किन सोर्सेज के थ्रू, रेफरेंसेस के थ्रू इस असाइनमेंट को बनाने के लिए, कहाँ से आपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के लिए पढ़ा, कहाँ से आपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में पढ़ा। तो ये सारा हो गया आपका बिब्लियोग्राफी एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस डेवलपमेंटल स्टडी। और क्योंकि हम टाइम टू टाइम मतलब इतना एक्टिव तो नहीं है अभी यूट्यूब पर, सो फॉर गेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम आवर चैनल यू कैन सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस information with your friends and classmates. Okay, so thank you and have a good day.